बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो। बाहर बाहर उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। नमस्कार, मैं दिशा हटवार स्वागत करती हूँ आपका यूसीएन के हेलो डॉक्टर इस सेगमेंट में। और बरसात का मौसम आ चुका है। बरसात के मौसम आने के साथ ही हमारा जो पर्यावरण है वो बहुत ही प्यारा हो सकता है, बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। पर साथ ही बारिश का मौसम ढेर सारी बीमारियां भी अपने साथ लेकर आता है। और आज इन्हीं सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि बवासीर से होने वाली, बारिश में होने वाली समस्या और उनके इलाज के बारे में। और इसी को लेकर आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर प्रवीण सहावे सर, जो कि डायरेक्टर है अभ्युदय पाइल्स एंड लेज़र हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमेशा ही आपसे कई सारे विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं। बारिश का मौसम शुरू हो गया है, उसमें बवासीर से जो समस्या होती है उसके बारे में हम अब बात करने वाले। सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर बवासीर क्या है? बवासीर यानी गुदभाग में होने वाला एक प्रकार का मस्सा है। वहाँ की गुदवलियों में एक्स्ट्रा प्रेशर जाने की वजह से वहाँ की नसें फूलती है और इससे पाइल्स की समस्या होती है। पाइल्स के वजह से देखा जाए तो 4 प्रकार होते हैं। पहला ब्लड जाता है जिसमें मोशन करते समय, दूसरा मस्से बाहर आते हैं और अपने आप अंदर चले जाते हैं, तीसरा मोशन करने के बाद मस्से जो बाहर आते हैं वो हाथ से अंदर डालना पड़ता है, और चौथा मस्से हमेशा के लिए बाहर रहते हैं। पाइल्स में देखा जाए तो वैसे पाइल्स इज़ अ पेनलेस कंडीशन, और पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है वो फवारे के जैसा ब्लीडिंग होता है मोशन जाते समय। पाइल्स में पेन तभी होता है जब वो चौथी स्टेज में जाता है, वो सूजन आके बाहर हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में ही पाइल्स पेनफुल होता है। वैसे देखा जाए तो पाइल्स में पेन नहीं होता है। अर्ली जो फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के जो पाइल्स होते हैं उसमें कभी दर्द नहीं होता है। इसलिए दर्शकों के मन में ये संभावना हमेशा रहती है कि वहाँ पर अगर कभी भी दर्द होता है, कुछ होता है, तो उनको लगता है मुझे पाइल्स हो गया है। वहाँ होने वाली लगभग 30 से 40 प्रकार की बीमारी होती है, जिसमें से पाइल्स एक है। हाँ। तो मतलब पाइल्स एक उसी का उन्हीं तरीके से बीमारियों का एक बस प्रकार है, हम कह सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहती थी कि आखिर ये प्रोक्टोलॉजी क्या है, क्योंकि कई बार लोगों को इस टर्म के बारे में पता नहीं होता है। तो आखिर प्रोक्टोलॉजी क्या है और चिकित्सा विज्ञान में किस क्षेत्र में आता है? प्रोक्टोलॉजी ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, कोलॉन और रेक्टम, इन सारी तमाम बीमारियों, इन जगह होने वाली तमाम बीमारियों की चिकित्सा पद्धति है। जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, डायबिटीज़ के लिए डायबिटोलॉजिस्ट होता है, वैसे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और रेक्टम की संबंधित जितनी बीमारियां होती है उसके इलाज करने वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिसको प्रोक्टोलॉजिस्ट कहा जाता है। ओके, तो ये किन किन समस्याओं का इसमें उपचार हो सकता है? जैसे आपने कुछ तो बताया, इसमें पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, पॉलिप है, पाइलोनियल साइनस है, कोलॉन संबंधित बीमारियां है, कोलॉन रेक्टल कैंसर है, या कोलोनिक और डिसीजेस है जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है। इन सब तमाम बीमारियों का जो निदान है, उपचार है, ये प्रोक्टोलॉजी ब्रांच में होता है। ओके, आपने फिशर और फिस्टुला का अभी जिक्र किया। कई लोगों के बीच यही डिफरेंशिएट वो कर नहीं पाते कि आखिर फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है, और संभ्रम निर्माण है लोगों के बीच इस बारे में। क्या बताएंगे आप इस बारे? फिशर और फिस्टुला जो है वो अलग अलग बीमारियां हैं। फिशर की वजह से फिस्टुला हो सकता है। फिशर यानी क्या होता है कि वहाँ पर गुदभाग में किसी भी वजह से हार्ड स्टूल या मोशन कड़क होने से वहाँ पर चीरा होता है। तो इसके एक्यूट स्टेज और क्रोनिक स्टेज, ऐसे 2 स्टेज होते हैं। एक्यूट स्टेज यानी कुछ दिनों से हुआ बीमारी है, और क्रोनिक स्टेज जो है वो कई दिनों तक लगातार चलते रहती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसके बाद वहाँ पर चीरा होना, घाव होना, इससे दर्द होना, अत्यधिक वेदना अगर किसी बीमारी में होती है वो फिशर में होती है। और ये फिशर जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसी की वजह से पोस्ट फिशर फिस्टुला होने के भी चांसेस होते हैं। फिस्टुला यानी वहाँ पर एनल ग्लैंड जो होती है गुदभाग में, वहाँ पर एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होने से वहाँ पर पस फॉर्म होता है, और उस पस को या फोड़े को उसी समय चीरा दे के अगर बाहर नहीं निकाला तो पस फिस्टुला में बदल जाता है, जिसको नाली घाव भी आम भाषा में कहते हैं। फिस्टुला में एक एंड होता है वो बाहरी भाग होता है, जिसका एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर के दिशा में होता है, और दूसरा इंटरनल इनसाइड द रेक्टम और एनल कैनल में ओपन होता है।
फिस्टुला के भी दो प्रकार होते हैं, एक हाई एनल फिस्टुला होता है और एक लो एनल फिस्टुला होता है। ओके। लो एनल फिस्टुला ने वही के वही ओपन हुआ फिस्टुला, और हाई एनल फिस्टुला ने डेंटेड लाइन के ऊपर रेक्टम में, कभी कभी महिलाओं में योनि भाग में भी फिस्टुला खुलता है। ओके। तो फिस्टुला में कभी भी नज़रअंदाजी ना करें, क्योंकि फिस्टुला अपने एक एक मुख बनाते फैलते जाता है, मतलब वो स्प्रेड होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। ओके। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे देखा है कि फिशर और फिस्टुला के पेशेंट क्रोनिक स्टेज में हमारे पास आते हैं। ओके। बोले हमारे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रिझाव आता है, थोड़ा सा पस डिस्चार्ज आता है। तो फिस्टुला का एक लक्षण होता है कि वहाँ से पस निरंतर बहते रहता है, ओके। कभी बैठ जाता है फिर पस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये पस का निदान करना जरूरी है कि ये पस आ कहाँ से रहा है, फिस्टुला कौन से टाइप का है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से दूरबीन के द्वारा एक जांच करते हैं, जिससे फिस्टुला का टाइप कौन सा है वो पता चल जाता है, और अर्ली स्टेज में निदान होने से उसकी जो ठीक होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं। ओके। सर मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिशर का जो एडवांस स्टेज है वो फिस्टुला है, मतलब अगर उसका प्रॉपर सही समय पे इलाज नहीं किया तो वो फिस्टुला का रूप ले सकता है। मैं आपसे जानना चाहती थी कि बवासीर के इलाज के लिए कौन कौन से आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? पाइल्स के लिए हमारे यहाँ पर सेंटर में हम लोग मेडिसिनल, पैरासर्जिकल और सर्जिकल, ऐसे 3 स्टेजों में हम डिवाइडेशन करते हैं। मेडिसिनल ट्रीटमेंट होता है कि हमारे यहाँ पर पाइल्स के लिए कुछ मेडिसिन्स रिसर्च की हुई है हमारे सेंटर पे। पिछले 15 साल से हम लोग उस पेशेंट से, उस मेडिसिन से पेशेंट्स को ठीक करते हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ मेडिसिन्स है, जैसे कि कुछ कैप्सूल्स है, कुछ पाउडर्स है, आयुर्वेद मेडिसिन्स है, कुछ क्रीम्स है, वो लगाने के लिए देते हैं, गर्म पानी में बैठ के सिकाई करने के लिए देते हैं। इसके अलावा जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर्स है, इसमें हम लोग रबर बैंड लाइगेशन करते हैं। मैं दर्शकों को दिखाने के लिए एक रबर बैंड लाया हूँ। ये एक प्रकार का गन है जिसको रबर बैंड लाइगेशन बोलते हैं। ये रबर बैंड लाइगेशन, इससे क्या किया जाता है कि इसमें 2 प्रकार के गन्स होते हैं। ये जो गन है रबर बैंड लाइगेशन, ये सक्शन रबर बैंड गन है, यानी इसमें किसी भी प्रकार के पाइल्स को छूने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं, ये सामने वाला पोर्शन, यहाँ पर ये गुद भाग में हम पाइल्स के बेस तक जाते हैं, और यहाँ पर बेस में इसको सक्शन मशीन जॉइन करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो पाइल्स है सक्शन के द्वारा इसके अंदर आ जाता है, और इसके ऊपर जो आप ब्लैक कलर के देख रहे होंगे ये रबर्स होते हैं, जिसको रबर बैंड बोलते हैं। ये इंपोर्टेड रबर बैंड्स होते हैं। तो ये पाइल्स के बेस में हम लोग फायर करते हैं। तो ये रबर बैंड लाइगेशन से क्या होता है कि पेशेंट को एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्ली सेकंड स्टेज में जो पाइल्स होते हैं वो वहाँ पर अपने आप 7 डेज में स्लफ अप हो जाते हैं। तो कोई चिरफाड़ नहीं है, कोई टाका नहीं है। इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट जो है पाइल्स में हम लोग करते हैं। लेज़र में क्या होता है कि पाइल्स के मस्तिष्क के बेस में हम लोग लेज़र के द्वारा एनर्जी देते हैं, लेज़र एब्लेशन करते हैं। तो उससे जो पाइल्स को फीडिंग आर्टरी या वेसल्स जो होती है सप्लाई करने वाली, वो श्रिंक हो जाती है और पाइल्स ठीक हो जाते हैं। इसमें भी कोई बड़ा घाव नहीं रहता है, या चिरफाड़ नहीं रहती है, या टाका भी नहीं रहता है। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट है पाइल्स के लिए। इसके अलावा बीम लेज़र ट्रीटमेंट होती है, जिसमें बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस ऑटो मेजरमेंट सिस्टम का एक बीम टेक्नोलॉजी है। और मेरा सौभाग्य रहा कि बीम टेक्नोलॉजी पूरे भारत भर में उसका अवेयरनेस और प्रचार करने के लिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम टेक्नोलॉजी ये पुरस्कार भी उसी के लिए मिला। तो ये जो बीम टेक्नोलॉजी है, इसमें भी पाइल्स के बेस में एक प्रकार की एनर्जी दी जाती है, जिससे पाइल मास श्रिंक हो जाता है। जैसे हमने अगर देखा होगा कि हम दूध की पन्नी अगर देखते हैं, जो दूध की पन्नी सील करते समय जिस प्रकार से सील होती है, उसी प्रकार से बीम लेज़र के द्वारा वहाँ पर वेसल्स और आर्टरी और पाइल्स को फीडिंग जो भी सप्लाई करने वाली स्ट्रक्चर्स है वो सील हो जाता है। और इसमें कोई प्रकार का ओपन वुंड नहीं रहता है या खुला घाव नहीं रहता है, तो इन्फेक्शन का डर नहीं है, और बार बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, या ड्रेसिंग के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर है, आप सुबह एडमिट होकर शाम को घर जा सकते हैं। अच्छा, मतलब एक ही दिन में। तो ये एडवांस ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा होता है कि पाइल्स की समस्याओं से हम लोग जल्दी निजात पा सकते हैं और अपना रूटीन भी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो सर आपने एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में बताया। कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे जो सर्जरी को भी ऑप्ट करते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये सर्जरी की रिकवरी कितने दिनों में होती है और उसके बाद किन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत होती है? वैसे देखा जाए तो पाइल्स, फिशर, फिस्टुला के लिए जो भी लेज़र ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पर करते हैं, लेज़र सर्जरी करते हैं, तो इसमें पाइल्स के लिए देखें तो 2 से 3 दिन का रिकवरी पीरियड है।
जैसे हमारे यहाँ पर सैटरडे को पेशेंट आते हैं, संडे को आराम और मंडे को ऑफिस ज्वाइन करते हैं। ओके तो डिपेंड्स ऑन द स्टेज ऑफ द पेशेंट, डिपेंड द डिसीज प्रोग्रेस। इसमें रिकवरी पीरियड मिनिमम 5 to 7 डेज हर एक प्रकार की प्रोसीजर में रहता है। ओके मतलब वो डिपेंड करता है Depends कि किस रहता है तरीके कि से कौन से प्रकार का seriousness कितना है कितना और है। कितना किस तरीके का टाइप है। पर पहले जैसे कन्वेंशनल सर्जरीज में पेशेंट को 1 महीना घर पे रहना पड़ता था, वैसे अभी ज़रूरत नहीं है। आप 2 से 3 दिन में अपना रूटीन ज्वाइन कर सकते हैं। यानी मिनिमम 3 to 7 डेज मैक्सिमम पीरियड है कि इसमें आप आपकी पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की रिकवरी लेज़र सर्जरी के द्वारा अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकती है। ये ट्रीटमेंट की बात आपने बताई, सर्जरी के बारे में बताया आपने। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बवासीर की ये जो रोकथाम है उसके लिए किन उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है? पाइल्स को रोकथाम के लिए सबसे पहले हमारा डाइट, फाइबरस डाइट होना ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सलाद हम खाने में ले वो ज़रूरी है। और तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज डाइट अवॉइड करें। ओके साथ ही ड्रिंक, अल्कोहल इसका मात्रा कम करें। रात को देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना, ये दोनों हमको अवॉइड करना है। क्योंकि क्या है, देर रात तक जागने से शरीर में वात और पित्त की दुष्टि होती है और जिससे आपका डाइजेशन खराब होकर कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स जैसी समस्याएं बार बार होती है। ओके इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है जिससे हम पाइल्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। ज़्यादा समय तक बैठना, ज़्यादा समय तक खड़े रहना, ये दोनों अवॉइड करना है। हो सके तो अगर आपको लॉन्ग स्टैंडिंग आपको खड़े रहना है तो थोड़े थोड़े समय में आप थोड़ा सा पोजीशन चेंज करें। ओके ज़्यादा समय तक अगर आपको बैठना है, सिटिंग करना है, तो ऐसे समय पर आप सिटिंग के लिए सॉफ्ट कुशन यूज़ करें। आजकल तो ऑनलाइन हेमोरॉइड कुशन भी आता है, तो आप उस पर बैठ के अपना रूटीन कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ हमारे पेशेंट्स को देखा है कि जो लॉन्ग समय तक अपना मोबाइल लेके टॉयलेट में जाते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है आज पेशेंट्स को मैंने देखा है कि लॉन्ग समय तक टॉयलेट में बैठना, ये भी एक पाइल्स का कारण है। ये स्पेशली युवाओं में देखा बिल्कुल जाता है। देखा जाता है। मैंने देखा है कि जो टॉयलेट में आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट सोशल मीडिया वहीं से हैंडल शुरू होता है, ये गलत है। और इससे आपका लॉन्ग ड्यूरेशन तक स्क्वैटिंग पोजीशन में बैठना, ये भी पाइल्स की एक समस्या को बढ़ाता है। मतलब कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन लाना बिल्कुल, बेहद जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल अगर अपन अपनाएंगे तो पाइल्स से कहीं ना कहीं बचाव संभव है। जरूरी है और ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं ये। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपने लेज़र सर्जरी का जिक्र किया, तो ये कितनी प्रभावशाली होती है पाइल्स के ट्रीटमेंट में? पाइल्स में देखा जाए तो कन्वेंशनल मेथड में हम लोग पहले उसके बेस में थ्रेड बांधते थे, सूचर लेते थे और फिर उसको कट करते थे। ओके उसमें पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा रहता था और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग और इसके भी चांसेस ज़्यादा होते थे और रिकवरी पीरियड भी ज़्यादा था। पेशेंट को 1-1 महीना घर पे बैठना पड़ता था। तो आजकल एडवांस लेज़र की वजह से क्या हुआ कि पेशेंट के बेस में लेज़र के जो ट्रीटमेंट है वो पाइल्स के बेस में करने से वहाँ पर पाइल्स श्रिंक हो जाते हैं। इसमें कोई बड़ा घाव नहीं रहता है, ओपन वुंड नहीं रहती है, तो पेशेंट का रिकवरी टाइम ज़्यादा है। पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग भी मेरी मिनिमम रहता है। ओके पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं रहता है। और इसमें क्या है कि जो भी ट्रीटमेंट होता है वो अबोव डेंटेड लाइन ट्रीटमेंट होता है, ओके जहाँ पर नर्व सप्लाई कम रहता है, तो जिससे पेन पेशेंट को नहीं होता है। और लेज़र में क्या होता है कि जैसे फिशुला या पाइल्स भी है, जैसे फिशुला में देखें तो पहले मांसपेशियों को काटना पड़ता था, जिससे इनकॉन्टिनेंस यानी वहाँ की पेशी का नियंत्रण जाने का डर था। अभी लेज़र के ट्रीटमेंट की वजह से वो जो डर है वो चला गया है। लेज़र की वजह से क्या होता है कि फिशुला में एक्सटर्नल ओपनिंग से इंटरनल ओपनिंग में हम लेज़र रेडियल फाइबर से लेज़र की जो ट्रैक्ट है, फिशुला की जो ट्रैक्ट है वो लेज़र से एब्लेट करते हैं, जिससे फिशुला ठीक हो जाता है और छोटा सा घाव रहता है, जिससे पेशेंट अपना खुद ड्रेसिंग कर सकता है घर पे। तो लेज़र का फ़ायदा ये हुआ है कि अपना समय बचा है, पेशेंट को मिनिमम ट्रॉमा होता है और पेशेंट अपने रूटीन वर्क पे जल्दी ज्वाइन कर सकता है। तो पाइल्स में लेज़र ये आजकल संजीवनी के जैसा काम करता है। ओके मतलब कहीं ना कहीं पेशेंट को भी हार्म कम पहुंचता है, उसको बिल्कुल, पेन भी कम होता बिल्कुल। है और टाइम भी इसमें कम लगता है। मैं आपसे एनल फिशर के बारे में जानना चाहती थी कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है और इसकी ये जो समस्या है वो कैसे उत्पन्न होती है? अभी जैसे वर्षा ऋतु चल रहा है, बरसात का मौसम है, तो इस सीज़न में क्या होता है कि शरीर में वात दोष की दुष्टि होती है, यानी वात प्रकोप होता है। तो शरीर में जब भी वात प्रकोप होता है तो शरीर में कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन की समस्या होती है, तो उसकी वजह से जब भी हार्ड स्टूल होगा तो वहाँ पर फीशर होता है, चीरा होता है। तो ऐसे समय में बहुत पेन होना, ब्लीडिंग होना ये कॉमन होता है।
वहाँ पर कुछ आपको टैग जैसा फील होना, ये भी क्रोनिक फिशर का लक्षण है। ओके। अब फिशर के लिए अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट आते हैं तो हम लोग हमारे यहाँ पर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराते हैं, कुछ रिसर्च मेडिसिन देते हैं जैसे कि परवाश क्रीम है, कैप्सूल्स है, पाउडर्स है, और साथ में मात्रा बस्ती की एक ट्रीटमेंट कराते हैं जिसमें ऑयल थेरेपी करते हैं। कुछ 10 से 15 ml ऑयल जो है वो लोकली वहाँ पर देते हैं, तो जिससे जो फिशर है वो हील हो जाता है ओके। और ऑपरेट करने की आवश्यकता भी अर्ली स्टेज में नहीं पड़ती है। ओके। और अगर क्रोनिक स्टेज में आते हैं तो ऐसे पेशेंट में एडवांस लेज़र के माध्यम से लेज़र स्पिंक्ट्रोलाइसिस नाम की एक छोटी सी 10 मिनट की प्रोसीजर की जाती है, जिसमें लेज़र से स्पिंक्टर के कुछ फाइबर्स को ब्रेक किया जाता है और वहाँ का स्पिंक्टर प्रेशर जो है वो कम होता है और स्पिंक्टर रिलैक्सेशन होता है और उसकी वजह से फिशर जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाता है। हमने शुरुआत में सर प्रोक्टोलॉजी की ट्रीटमेंट के बारे में और किस तरीके से ये होती है इसके बारे में हमने जाना था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ इसकी समस्या जो इनकी इलाज होता है इसके लिए किसी विशेष प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत होती है? इसमें प्रोक्टोलॉजी में मोस्टली हम लोग पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, फिंगर के द्वारा एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि पेशेंट को स्पाजम है या नहीं है, पर रेक्टली ब्लीडिंग कुछ है क्या, या एब्सेस है या फिशुला का इंटरनल ओपनिंग फील होता है कि वो देखते हैं। इसके बाद हम एडवांस हमारे सेंटर पे वीडियो एंडोस्कोपी करते हैं, वीडियो प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, जिससे इंटरनल ओपनिंग, पाइल्स की स्टेजेस कितने हैं, कौन से स्टेज के हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वो पता चलता है। साथ में कुछ पॉलिप है क्या या पैपिला है क्या, वो भी उससे पता चल जाता है। और जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है तो रेक्टल सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है पाइल्स के अलावा, वो ढूंढने के लिए कोलोनोस्कोपी या सिग्माइडोस्कोपी ये जांच भी की जाती है। हमेशा ही आप हमें अपने शिविर के बारे में बताते हैं, मरीज़ों की समस्याओं का निराकरण भी कई बार शिविर के माध्यम से होता है, तो आने वाले जो शिविर है उनके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? हमारा आने वाला शिविर जो है हर साल की तरह इस साल भी जुलाई के 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 15 जुलाई तक लेज़र उपचार है, आयुर्वेद 4 सूत्र चिकित्सा पद्धति है, या जितने भी पाइल्स, फिशर, फिशुला, पायरोनोडल साइनस, इन सभी बीमारियों के लिए जितने भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, इन सब के ट्रीटमेंट पे लेज़र उपचार में हम लोग 50% इस साल भी छूट दे रहे हैं। और जो भी मरीज़ पाइल्स, फिशर, फिशुला से व्यथित है वो पाइल्स का एडवांस लेज़र ट्रीटमेंट करके अपने इस शिविर का फ़ायदा हर साल की तरह इस साल भी ले। मतलब जिन मरीज़ों को पाइल्स, फिशर, फिस्टुला से जुड़ी एडवांस लेज़र टेक्निक्स से जुड़ना है वो अभ्युदय पाइल्स लेज़र हॉस्पिटल आकर इसके शिविर का लाभ ज़रूर उठा सकते हैं। साथ ही एक जाते जाते हेल्प टिप सभी दर्शकों को आप क्या देंगे? जिनको ऐसा लगता है कि ये सबसे मेरा पसंदीदा सवाल रहता है कि जाते जाते आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे। क्या होता है ना, पूरा एपिसोड करने के बाद कहीं तो भी एक बात पेशेंट के मन में फिक्स हो जाती है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि एपिसोड सब लोग देख रहे थे कि जिनको प्रॉब्लम है और जिनको नहीं है, हाँ। वो भी देखते रहते हैं। तो जिनको ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में ये प्रॉब्लम ना हो, पाइल्स की समस्याएं ना हो, फिशर की समस्याएं ना हो, वो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करे, खान पान में बदलाव करे। सुबह अगर ब्रेकफास्ट करना है तो ओट मिल्क का ब्रेकफास्ट करे, छाछ का सेवन करे, खाने में सलाद, हरी सब्जियाँ या सीजनल फ्रूट्स है वो आप खा सकते हैं। एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें। जिनको लगता है कि कॉन्स्टिपेशन ना हो वो कम से कम 4 से 5 प्रकार के योगासन हैं, जिसमें भुजंगासन है जिसको कर सकते हैं, दूसरा है पश्चिमोत्तानासन वो कर सकते हैं, तीसरा शलभासन है वो कर सकते हैं, और चौथा आसन जो है वो अर्धमच्छिंद्रासन है उसको कर सकते हैं, और 5वां आसन जो है वो धनुरासन है। वो ये 5 आसन अगर करते हैं तो हमको कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं नहीं होगी और अर्ली स्टेज के पाइल्स भी इस केवल योगाभ्यास से ठीक हो सकते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन ना होने दे, अपना टॉयलेट में बैठने का समय मिनिमम टू मिनिमम हो, मोबाइल लेके टॉयलेट में ना बैठें, हो सके तो जो शॉवर आप टॉयलेट में यूज़ करते हैं वो जेट वाला ना यूज़ करें, वो शॉवर आपका जो हैंड वाला शावर होता है वो यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स में फिशर की जो समस्या है वो जेट वाले शावर से होती है। तो आपका लाइफस्टाइल, आपका दिनचर्या आयुर्वेद के माध्यम से सुधारें और सुखी रहे और स्वस्थ रहे।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरीके से सर ने बताया कि लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन का होना ज़रूरी है। हमारे डाइट में, खान पान में कुछ बदलाव जो बेहद ही आसान है वो हम घर बैठे कर सकते हैं, उनका होना ज़रूरी है। साथ ही योगाभ्यास अगर हम करते हैं तो कई सारी जो स्टार्टिंग की जो समस्या है वो बहुत ही उनसे निजात आसानी से पाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बेहद दिलचस्प जानकारी सभी दर्शकों से साझा की। साथ ही आपने बताया कि किस तरीके से बवासीर का इलाज संभव है, ये क्या होता है और किस तरीके से लेज़र का उपचार इस पर प्रभावी है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे डॉक्टर प्रवीण सहावे, जिन्होंने हमें बवासीर से जुड़ी समस्या और उनके इलाज के बारे में समस्त जानकारी हमारे सामने पेश की। फिलहाल हमारे इस विशेष सेगमेंट में इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे यूसीएन के साथ।